हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपकी हेल्प करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, जैसा कि आप मेरी काफ़ी सारी वीडियोस को देख भी चुके होंगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज जल्दी से जल्दी मिलती रहें। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, स्वर के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो हर टाइप के एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिट देगा। कैसे? आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, अगर आपके उस एग्जाम में आप हिंदी कवर कर रहे हो तो जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ोगे, उस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराना। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम कितने भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना व्यंजन। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और वो डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, व्यंजन क्या होंगे? आपके जो स्वर हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, यानी कि जब आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर वो व्यंजन है, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ये आपके सारे के सारे व्यंजन है। अगर आप कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हो तो आप बिना स्वर की सहायता के उसको बोल ही नहीं सकते। आप अगर उसको कंप्लीट लिखना चाहते हो तो आप बिना स्वर की सहायता के उसको कंप्लीट लिख ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे क्यों नहीं लिख सकते? जैसे क है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये कंप्लीट है। अगर मैं इसमें से ए को निकाल दूं तो क के नीचे एक हलंत आ जाएगा। ठीक है, समझे ना आप मेरी बात को? तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से थोड़े बहुत व्यंजन लिख के रखे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब आप बोलोगे आपने यहाँ पे सारे क्यों नहीं लिखे? अरे भाई, रीजन है। क्या है? ये जो आपका क वर्ग है, ठीक है, ये आपका च वर्ग है, ये आपका ट वर्ग है, ये त वर्ग है, और ये प वर्ग है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके स्पर्श व्यंजन। हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्यों बोलते हैं? कोई तो रीजन होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें देखिए, ये टोटल कितने होंगे संख्या में? 25 होंगे। कहां से कहां तक? कैसे? मैं तक। ठीक है, अब ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण हम कहां से करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ और बातें पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए काफी जरूरी है। जैसे परंपरागत या मूल व्यंजन। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि परंपरागत या आपके मूल व्यंजन कितने हैं, तो हम कितना आंसर करेंगे? 33, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 11 स्वर होते हैं और आपके 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये 33 कहां से कहां तक हैं? क से लेके है तक। ठीक है, कहां से कहां तक? क से है तक। अच्छा, अब आपके जो स्पर्श व्यंजन होंगे वो कितने हैं? 25। कौन कौन से? यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपना अंतस्थ व्यंजन। ये कितने होंगे आपके? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिनको बोलते टाइम आपके मुंह से कुछ न कुछ, यानी कि कुछ गर्मी आपको फील हो, कुछ उष्मा फील हो, या आपको कुछ आपकी जीभ को संघर्ष करना पड़े। ठीक है, जैसे श, श, श है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना संयुक्त व्यंजन, यानी कि जो 2 या 2 से ज्यादा से मिलके बने हो, जैसे अक्ष, त्र, ग और स्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विगुण व्यंजन। ये कितने होते हैं संख्या में? 2। कौन कौन से? ड और ढ, ड डमरू और ढ ढक्कन। ठीक है, अब अगर मैं इन सब को जोड़ के देखूं तो कुल व्यंजन कितने बन गए अपने? 39। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है क्या कि आपके जो कुल व्यंजन हैं वो कितने हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? 39। अगर आपको ऑप्शन में
39 ना दिख के कितना दिख रहा हो 37, तो भी आप उसको टिक लगा सकते हो। अगर 39 ना हो तो, और क्वेश्चन क्या पूछा हो कि कुल व्यंजन कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 39 को टिक कर देंगे। अगर 39 ना मिली तो आप क्या टिक करोगे 37। क्यों? क्योंकि कई बार क्या करते हैं द्विगुण व्यंजन को स्किप कर देते हैं। तो अगर 39 में से हम इस 2 को मिस करेंगे, कितना हो गया 37, ठीक है। अब आपको एक बात और समझनी है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपके कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 52। पहले हम कितना पढ़ते थे 44, बट अब वो नहीं है। पहले हम पढ़ते थे 11 स्वर और 33 व्यंजन, बट अब देखिए 33 व्यंजन पढ़ते आज भी हैं, बट वो कब सामने वाला आपको स्पेसिफाई करे ना कि परंपरागत या मूल व्यंजन कितने हैं, तो ही हम 33 बुलाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर वो पूछता है कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो या तो 37 का ऑप्शन मिलेगा आपको या फिर 39 का। अब कुल वर्णों की संख्या 52 कैसे हुई? 39 तो हमने कुल व्यंजन ले लिए और 13 है आपने क्या पढ़े थे स्वर। 11 तो कौन कौन से हैं हमने पिछली वीडियो में देखा था, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। और जो 2 थे कौन कौन से अंग और अह, उनको भी हम क्या बोल देते हैं, कई बार अगर वो सामने वाला पूछता है ना कि कुल स्वर, तो कुल स्वर में हम उन 2 को भी ऐड कर लेते हैं। बट आपको क्वेश्चन का डिफरेंस समझना होगा। अगर सामने वाला ये लिखता है ना कि कुल स्वर कितने हैं, तो ही हम 13 बोलते हैं, अदरवाइज 11, ठीक है। तो 39 में हमने 13 को ऐड किया, कितने बन गए 52। अब देखिए ये जो य और व हैं आपके जो अंतस्थ व्यंजन है, य और व, इनको हम क्या बोलते हैं अर्ध स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। आपका जो स्वर और जो व्यंजन है उनके जो उच्चारण की कड़ी है ना, वो कौन होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और आपका जो र है ना इसमें, अब य और व को तो हमने पढ़ लिया कि अर्ध स्वर बोलेंगे। अभी बाकी कौन है आपका र और ल। आपका जो र है उसको हम क्या बोलते हैं परकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन, ठीक है। आप र को बोल के देखो, र यानी कि एक टाइप की कंपन होती है ना, तो इसको इसलिए हमने क्या बोल दिया परकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार एचटेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब ल है, ल को हम क्या बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, यानी कि जब हम इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो साइड से क्या है हवा निकल जाती है, ल ल ल। बार बार बोल के देखो, यानी कि आपके मुख से साइड से हवा बाहर निकल जाती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। तो आपके पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, जिनको हम जब भी बोलते हैं ना, यानी कि अगल बगल से ध्वनि उसकी जो है, जब भी आप उसको बोलोगे, जैसे ल है, ये क्या है अपना पार्श्विक ध्वनि है या पार्श्विक व्यंजन है। जब भी आप इस ध्वनि को बोलोगे, इसका उच्चारण करोगे, तो आपके मुख के मध्य मार्ग में क्या होगा, 2 अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को रोकते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या करेंगे हवा को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी जो हवा है वो वहां से दोनों जो आपके जो हमने एक टाइप की रुकावट पैदा हो रही है हवा को रोकने के लिए, फिर भी उस रुकावट को यानी कि तोड़ के वहां से हवा निकल जाएगी, यानी कि उस रुकावट का कोई फायदा नहीं होगा। अब बोल के देखो, ल साइड से हवा निकली ना। अब देखो नेक्स्ट है अपना संयुक्त व्यंजन, यानी कि जो एक तो होने से रहा, संयुक्त है तो 2 या 2 से ज्यादा से मिलके बना है। अब देखिए जैसे आपका अक्षय है, ये किससे मिलके बना है, क और श से, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, जो ऑप्शंस होंगे ना, आपको क और श, यानी कि क के नीचे हलंत प्लस आपका स षटकोण वाला, ठीक है। ऐसे कई बार कैसे दे देता ऑप्शन, क के नीचे हलंत प्लस जो आपका श है इसके नीचे भी हलंत प्लस ए कर देता है, तो ये भी आपका ठीक ही होता है, ठीक है। बट अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ठीक ये है। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपको वो इकट्ठा देगा, आपको कोई ना कोई एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इस दोनों टाइप से आपका ऑप्शन पेपर में आ चुका है, एक बार ये और एक बार ये। हालांकि एक बार क्या आपका ये जो एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, बट एक बार आपका ये वाला ऑप्शन भी दिखने को
मिला था, ठीक है। लेकिन ये गलत नहीं है, अगर ये वाला ना मिले आप इसको राइट कर सकते हो, क्योंकि ए जब इसमें आएगा तो ये पूरा हो जाएगा, इसका हलंत यहाँ से हट जाएगा। आपका जो त्रय है वो तय और रे के दोनों के मिलने से बना है। आपको जो जिसको हम बचपन में अज्ञ बोलते थे वो क्या है, आपका जय प्लस ये से मिलके बना है। आपका जो श्रय है वो से प्लस रे से मिलके बना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन की। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, संघर्षी व्यंजन श श स है, ठीक है। अब क्या है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये कौन कौन से होंगे, मतलब संघर्ष होगा बट थोड़ा ही होगा, यानी कि स्पर्श मात्र से थोड़ा संघर्ष हो, जैसे च छ जय जय, ठीक है। जितना श है में आपको मतलब गर्मी फील हो रही थी उतना यहाँ पे नहीं होता, बट हाँ स्पर्श जरूर होता है, ठीक है। एक होता है आपका द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन, कौन कौन से, डे और डे डमरू और डे डक्कन, ठीक है। इनको हम नवीन विकसित व्यंजन भी बोलते हैं, यानी कि इसको आप एक ये बोल सकते हो कि इसका एक और नया नाम क्या है, नवीन विकसित व्यंजन। एक होता है आपका द्वित्व व्यंजन, ये कौन सी चीज है, इसमें क्या होगा, एक अक्षर बार बार रिपीट होगा, बार बार मतलब 2 बार जरूर होगा, जैसे दिल्ली, लय और लय, पहले एक बार आधा लय फिर पूरा लय, ठीक है, मात्रा के साथ। नेक्स्ट है बच्चा, आधा च फिर दोबारा च आया पूरा किसी मात्रा के साथ, फिर बिल्ली, ठीक है, कच्चा, ये सारे के सारे क्या है आपके द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका नासिकेय व्यंजन, ये कौन सा होगा, इसके नाम से ही पता चल गया, यानी कि जब आप इनको बोलोगे आपको कैसा फील होगा, जैसे आप नाक से बोल रहे हो, जैसे अड़े, ये, अणे, न, मैं, यानी कि ये कौन से होंगे आपके हर वर्ग का 5वां वर्ण। देखो अड़े 5वां है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अणे भी 5वां, न भी 5वां और मैं भी 5वां। हर वर्ग का 5वां जो अक्षर है वो आपका कौन सा होगा, नासिकेय व्यंजन। अब देखिए अपना नेक्स्ट, अभी इसमें क्या है, प्राणतों के आधार पर हमने व्यंजनों को बांट दिया। अभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितने सारे टाइप हैं, किस किस बेसिस पे इनका डिवीजन हो गया। तो अभी हम 10th प्लस 2 की तो बात कर नहीं रहे, ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा इसका जो थ्योरी है वो लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड आएगा, वो आपसे पूरी की पूरी इसकी थ्योरी नहीं मांगेगा, ठीक है। तो देखिए प्राणतों के आधार पर हमने व्यंजन का वर्गीकरण कर दिया। सबसे पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। आप एक बार इनका जो नाम है वो ध्यान से देखो, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर वैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बार के लिए बताऊं, अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा, ठीक है भाई। अब एक बार पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ जो ट्रिक, उसके ऊपर आएंगे। देखिए अल्प प्राण क्या होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके जो प्राण हैं वो थोड़े निकले, मतलब कम हवा निकले। महाप्राण में ज्यादा प्राण निकलेंगे, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। ये तो हो गई, यानी कि एक टाइप का ट्रिक लगा के हमने इसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि अल्प प्राण में प्राण धीरे धीरे निकलेंगे, यानी कि कम हवा निकलेगी, और महाप्राण में हवा ज्यादा निकलेगी जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे, ठीक है। आपका जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, आप ध्यान से सुनना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये रे ले और वे, ये सारे के सारे किस में काउंट होंगे, अल्प प्राण में। इनको बोलते टाइम आपके मुख से हवा क्या निकलेगी, कम निकलेगी। महाप्राण में क्या होगा, हवा निकलेगी ज्यादा इनके उच्चारण के टाइम। अब देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, श, स और है, ये चारों और इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि ये सारे के सारे जब आप इनका उच्चारण करोगे तो क्या होगा, आपके मुख से ज्यादा हवा निकलेगी। अब ये पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा क्या है, आ जाओ। ये कितने वर्ण हैं आपके, 1
2 3 4 5, यानी कि आपका कै वर्ग है, इसमें आपके 5 अक्षर हैं। अब देखो, पहला कै, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा अड़। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अल्प प्राण में पहला, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, ठीक है, चौथा छोड़ के पांचवा, 1 3 5, ऐसे ही इसका 1 3 5, यानी कि दूसरा और चौथा हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अल्प प्राण में 1 3 5 हो गया काउंट, ठीक है। महाप्राण की बात करें तो पहला छोड़ दो, तीसरा और पांचवा, अब बचा कौन कौन, दूसरा और चौथा। ये सारे के सारे किस में आएंगे, दूसरा और चौथा आपके महाप्राण में, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है ट्रिक की, कि हम तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडर प्रेशर आएंगे तो याद नहीं रहेगा। तो देखिए, अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा, इनके नाम के अकॉर्डिंग हवा का तो हमें समझ में आ गया, अल्प में थोड़ी निकलेगी, महाप्राण में मुख से उच्चारण के टाइम पे ज्यादा हवा निकलेगी। लेकिन अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है, अल्प के नाम के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा होना चाहिए था, बट इसमें 1 3 5, यानी कि 5 अक्षर में से 3 को तो इसने ही रख लिया, बचे 2। अगर 5 की बात करें कि आपके 5 वर्ण है, 5 वर्ण में से 3 तो इसने रख लिए, बचे 2। तो महा का नाम तो क्या है, बड़ा, बट इसके हिस्से में कितना आया एग्जाम्पल, थोड़ा, ठीक है। नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मान लो मैंने आपको चॉइस दे दी कि भाई आपको थोड़ी चीज पसंद है या ज्यादा, कॉमन सी बात है, हम सबको ज्यादा चीज पसंद है, ठीक है। तो ज्यादा चीज पसंद है, आपने बचपन में ओड इवन पढ़ा होगा मैथ्स में, सम और विषम संख्याएं, तो हमको ज्यादा कौन सी अच्छी लगती थी, सम, क्योंकि उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, सीधा था 2 4 6 8 10, ठीक है। इसमें क्या था, 1 3 5 7, इसको याद करने में हमें ज्यादा डिफिकल्टी लगती थी। तो यानी कि हमें चीज भी ज्यादा चाहिए, बड़ी चीज चाहिए। और अगर मैं आपको पूछती हूँ कि आपको कौन सी ज्यादा, मतलब सम या विषम, ओड इवन में से कौन अच्छा है, तो आप बोलोगे इवन। तो यानी कि 2 4 हो गया ना याद, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप, इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। ये क्या है, देखो आपका जो तीनों स और है, ये किस में आएगा, महाप्राण में, क्योंकि इनको बोलते टाइम पे ज्यादा वो लगता है ना, आपका मुख से क्या होगी, ज्यादा हवा निकलेगी। लेकिन य र ल व, इनको हम, आपने पढ़ा होगा, य और व को तो हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, ठीक है। तो यानी कि इनमें तो वैसे भी कम टाइम लगेगा। ल और आपका जो र है, ये किसमें, ये चारों के चारों हम किस में पढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन में। तो ये आपके कम, जब हम उच्चारित करेंगे, इनके उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकलेगी, ठीक है। आप ऐसे इनको याद कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट क्या है कि स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि जब आप कोई भी व्यंजन है उसका उच्चारण कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कंपन फील होता है ना। यानी कि आप कोई भी शब्द या उच्चारण या किसी भी चीज का आप उच्चारण कर रहे हो, ठीक है, आपको कंपन फील जरूर होगा, कहीं पे कम होगा तो कहीं पे ज्यादा होगा। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। पहला सघोष, दूसरा अघोष। अब सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। कई बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज होके रह जाते हैं कि सघोष और घोष सेम है या अलग अलग है। ये दोनों एक ही बात है, सघोष भी और घोष भी, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन की बात करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, सघोष कौन सा होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपका जो स्वर यंत्रियां हैं उनमें कंपन होगा, ठीक है। और अघोष में क्या होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हमने पहले दो बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, सीधा 3 4 5 लिया। और य र ल व है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सघोष। इनको जब आप उच्चारण करोगे, उच्चारित करोगे, क्या होगा, आपकी स्वर यंत्रियों में क्या होगा, कंपन होगा, ठीक है। आप एक बार इनको बोल के देखो, जैसे य र ल व हुआ ना। अब देखो, ये तो हो गया अपना स्वर यंत्रियों में, यानी कि जहां पे कंपन हो रहा है। अघोष में कंपन नहीं होता। इसमें कौन कौन सा होगा, आपके प्रत्येक वर्ग का पहला,
और दूसरा, साथ में तीनों आपके 100। ठीक है, अब ये संख्या में टोटल कितने हो गए? देखो 1 2, हर वर्ग का पहला दूसरा लेके चलेंगे तो हमारे वर्ग कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, हर एक का पहला, हर एक का दूसरा, 5 इसके 5 इसके, 5 और 5 10, यानी कि 5 1 नंबर के, 5 2 नंबर के, 10 हो गए। ठीक है भाई, 10 हो गए। अब जो 10 थे, अब आपसे हालांकि इतना डीप क्वेश्चन आएगा नहीं जितना मुझे लगता है, बट फिर भी आप इतना डीप भी पढ़ ही लो। ठीक है, अब ये 10 कौन से हैं? वर्गीय, यानी कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये हमने पढ़े थे ना। तो अगर आपसे पूछे कि वर्गीय आपके कितने व्यंजन हैं, ठीक है, जो अघोष हैं कितने हैं? 10। ठीक है, अब पूछता है कि कुल कितने हैं आपके अघोष, तो 3 और ऐड कर दो, तीनों से कितने हो गए? 13। ऐसे ही अगर वो पूछता है कि आपके जो सघोष हैं या घोष हैं वो कुल कितने हैं, तो होंगे वो 31। अब आप बोलोगे 31 कैसे हो गए? हमने तो पढ़ा था 3 4 5, तो 5 3 हो गए, 5 4 की पोजीशन के, 5 5 की पोजीशन के, पांचों वर्गों के, 15 ये हो गए, 16 17 18 19 20, ये तो 20 ही हुए। आपने 31 कैसे बना दिए? अब आप भूल गए होंगे, मैंने जब आपको पिछली वीडियो पढ़ाई थी, मैंने आपको स्वर के बारे में क्या बताया था कि सारे के सारे आपके जो स्वर हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो हम जो स्वर है उनको कितना लेके चलते हैं? 11। हम 13 कब तक नहीं लेते उनको? जब तक सामने वाला ये ना पूछे कि कुल स्वर कितने हैं, तब हम 13 उसका आंसर करते हैं। अदरवाइज हम स्वर को कितना लेके चलते हैं? 11। ठीक है, तो अब आप देखो 11 स्वर हैं अपने। ठीक है, और वर्ग में अगर मैं बात करूं तो 15 बन गए। ठीक है, 15 कैसे बने? जैसे कै वर्ग में ग है, इसमें जय, ये आपका यहाँ पे द हो गया, बै हो गया, टै वर्ग में आपका डैडमरू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे घ जय ढैडकन हो गया, ढै धनुष, यहाँ पे आपका बहबालू। ऐसे यानी कि 3 4 5, हर एक अगर मैं 3 की पोजीशन की बात करूं 5 हो गए, ऐसे ही 4 की पोजीशन पे 5, 5 की पोजीशन पे 5, यानी कि 5 10 और 15 हो गए ना। तो यहाँ पे ये हो गया अपने 15। अब देखिए स्वर कितने हैं? 11। तो आपके व्यंजन कितने हो गए? 20। ठीक है, टोटल अगर मैं खाली सामने वाला पूछता है कि आपके व्यंजन कितने हैं ऐसे जो सघोष हैं, तो आप क्या बताओगे? 20। कैसे? 5 3 की पोजीशन के, 5 4 के, 5 5 के, यानी कि 15 और 5 ये 20। ठीक है, अगर स्वर पूछता है तो 11। सघोष स्वर कितने हैं? 11। अगर ये वर्ग में पूछता है तो वर्ग में कौन से? आपके 3 4 5 पोजीशन वाले, तो आपका कितना आंसर होगा? 15। लेकिन इसने कुल पूछ लिया तो कुल कितने हो गए आपके? 31। इन सबको आप ऐड कर दो, वर्ग में है उनको भी, जो स्वर हैं और जो व्यंजन है, ये सारे के सारे कितने हो गए आपके? 31। अब आप बोलोगे कि 20 और 10 30 और 31 ही हो गए, 15 ये ज्यादा नहीं हो गए। ये ज्यादा कैसे होंगे? हमने क्या किया है, जब व्यंजन इसने पूछे हैं तो हमने वर्ग वाले भी तो इसके अंदर ही ऐड किए हैं ना, कि 3 4 5 की पोजीशन पे कितने हैं? 15। 5 आपके ये रे ले वे है हो गए, तभी तो 20 बने हैं ना व्यंजन। तो ये तो अलग से है, यानी कि स्वर और व्यंजन सारे कुल मिला के सघोष कितने हैं? 31। अगर अकेला वर्ग में पूछे 15। अब मैं इस बात को कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, अगर अब भी आपको डाउट है तो आप वीडियो को मेरे को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके जो तीनों श हैं इनका मैं आपको स्थान बता देती हूँ। जैसे श, ये क्या है? तालव्य, यानी कि तालु से। ये वाला श मूर्धा से, और ये स ये आपका दंत से। ठीक है, अब देखिए अपना ये जो व्यंजन है ये ऑलमोस्ट खत्म होने को है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अनुस्वार और अनुनासिक के बीच की। अब देखो ये जो आपका पॉइंट है इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि इसका स्पेशली व्यंजन से कुछ लेना देना नहीं है, आप इसको स्वर में भी पढ़ सकते थे, बट मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपको चीजें ऐसे समझाऊं कि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो देखिए अनुस्वार क्या होगा? इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस व मुख से कम सांस निकलती है। ठीक है भाई, ये तो है इसकी डेफिनेशन। इसका उच्चारण नाक प्लस मुंह से होगा। जैसे अंग, अंग अंगूर पढ़ती है ना, तो अंग देखो नाक प्लस मुंह दोनों से हुआ ना। और इस अगर मैं एक और बात बताऊं, आपको ज्यादा डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अनुस्वार में क्या होता है? ऊपर बिंदी आती है। अनुनासिक में क्या होता है? ऊपर चंद्र बिंदु आती है।
अनुस्वार क्या होगा, नाक प्लस मुंह से बोला जाएगा, जैसे अंग। अब बात आती है अनुनासिक की। अनुनासिक में क्या होता है, आपका जो उच्चारण है वो नाक से कम होगा। इसमें क्या होगा, उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से ज्यादा, यानी कि इसमें नाक जो है वो कम इन्वॉल्व होगी, आपका मुंह ज्यादा होगा, जैसे चांद, कांच, ठीक है। और इस पे क्या होगा, चंद्र बिंदु लगता है। तो यहाँ पे अपना जो ये चैप्टर है इसमें आपने स्वर और व्यंजन दोनों को कंप्लीट पढ़ लिया है। कल की वीडियो में हमने स्वर को पढ़ा था, आज हमने व्यंजन को पढ़ लिया, हो गया ना कंप्लीट। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि इनका जो ये स्थान है ना, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो जो कै वर्ग है आपका कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। बोल के देखो, कै, ख, गले पे ज्यादा जोर आया ना, च, छ, ज, ज, कहाँ पे इसका ज्यादा प्रेशर आया, तालू पे, ठीक है। अब मूर्धा से कौन सा बोला जाएगा, ट, ठ, ड। देखो तालू से पीछे लेकिन कंठ से ऊपर, बीचों बीच आया ना इसका, यानी कि एकदम जीभ के नीचे से कुछ आपको फील हुआ ना। दंत यानी कि दांत से, त, थ, द, ध, न। जब भी आप बोलते हो आपकी जीभ कहाँ पे टच हो रही है, आपके दांतों पे। ओष्ठ यानी कि होठों से, यानी कि प, फ, ब, भ, म। बचपन में आपने देखा होगा जब हमने ये पढ़ा था कभी व्याकरण में, तब हम इनको इतना सीरियस लेते थे नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात क्या होती थी, हम क्या बोलते थे कि आप अपने होठों को बंद करके बिना हिलाए होठों को पापा बोल के दिखाओ। भाई बचपन में हर कोई ऐसी हरकतें करता है, हमने भी की है, आपने भी की है। अब देखो, अब आप बोलोगे कैसे याद करें अगर भूल गए तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आपका कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, ये कहाँ कहाँ से बोला जाता है, कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान है इनका। तो देखो ट्रिक है क्या, किताब मूंद लो। अरे भाई अभी आपको अपनी जो वीडियो है आप इसको देखते देखते अपने नोट्स बना रहे होंगे या कैसे भी आप पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दो। इसका क्या मतलब है, किताब मूंद लो। यहाँ पे कै है कंठ, तय है तालु, ठीक है, किताब का हो गया। अब मूंद लो, मैं से मूर्धा, ठीक है, द से दंत, ओ से ओष्ठ, किताब मूंद ओ। समझ में आ गया। आप ओ की जगह याद करने के लिए लो भी यूज कर सकते हो, बट इतना तो कॉमन सेंस है ही, हमें याद रह जाता है किताब मूंदो। इससे क्या याद रह गया कि कंठ, कैसे कंठ, तैसे तालु, मुंह से मुर्दा, द से दंत, ओ से ओष्ठ, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी जो ये वर्ग हैं हमारे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, इनकी यानी कि स्पर्श व्यंजनों का कहाँ से उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं सभी के सभी आपके जो व्यंजन है उनको भी हमने अलग अलग से पढ़ा है कि कौन सा कहाँ से उच्चरित होगा। देखिए जैसे आपका है, इसका जो स्वर है, जो स्वर यंत्र है वो ये आपका है क्या है, स्वर यंत्र मुखी, ठीक है। कैसे बोला है, ये आपका स्वर यंत्र मुखी है। देखिए अब हम पढ़ते हैं जो आपके जितने भी व्यंजन है वो आप उच्चारण स्थान उनका कहाँ है, आप उनको कैसे उच्चारित करते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वो क्या है, आपका स्वर यंत्र मुखी है। इसमें क्या होगा, आपका जो है ना वो आप कहाँ से बोलते हो, काकल्य, यानी कि जो व्यंजन स्वर यंत्र मुख से गले की गहराई या सबसे निचले भाग से उच्चारित होता है, आपका जो है वो क्या है, अपना स्वर यंत्र मुखी। कैसे, आप है को बोल के देखो, है, इसको हमने कहाँ से बोला है, आपके जो गला है उसकी गहराई से, या बोल सकते हो जो सबसे नीचे वाला भाग है ना वहां से, यानी कि आपके गले का जो सबसे नीचे वाला भाग है वहां से, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कोमल तालव्य या फिर कंठ, या तो आप मतलब तालु का थोड़ा बहुत यूज करते हो इसमें और मोस्टली इसको कंठ से बोलते हो। कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ और अड़, ठीक है। आप इनको बोल के देखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप इनको बोल के देखो, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका कठोर तालव्य, ये क्या था, कोमल तालव्य, यानी कि थोड़ा बहुत टच हुआ था, ठीक है। अब इसमें कठोर तालव्य या फिर पूरा ही तालव्य, यानी कि आप इसको बोलोगे तो पूरा का पूरा कहाँ से बोला जाएगा, आपके तालु से, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा च वर्ग, च, छ, ज, ज, य, साथ में य और स, ठीक है। मूर्धा से कौन सा बोला जाएगा, पूरा का पूरा आपका ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, आपका रे ऋषि, आपका रे और आपका षटकोण वाला श, ठीक है। वत्सरीय से क्या बोला जाएगा, आपका न, ल और रे, ठीक है। अब आप बोलोगे रे यहाँ भी है और रे यहाँ भी है, तो क्या हो गया, अब जैसे ये था अपना कोमल तालव्य,
यानी कि थोड़ा बहुत इसमें जो तालु था उसका हमने लिया था ना टच, और आपका कंठ से भी बोला जा रहा था। इसी टाइप से आपका जो रे है वो क्या करता है, आप जब आप रे को बोलते हो ना तो आपके ऊपर वाले दांतों की जो जड़ होती है ना वहां पे आपकी जीभ टच होती है। अब बोल के देखो रे। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी डाल दिया और मुर्दा में भी। हालांकि ये गलत नहीं है, वो इतना डीप नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता तो रही हूँ, बट आप कंफ्यूज मत होना, इतना डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो आपसे नॉर्मली पूछेगा। ठीक है, दांत से आपका पूरा का पूरा तय वर्ग है। ठीक है, यानी कि तय, थ, द, ध, न, साथ में आपका ल और स। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा दंत से। दांत और होठों की मदद से व और फ। ठीक है, अकेला होठों की अगर मैं बात करूं तो आपका पूरा का पूरा पै वर्ग, यानी कि पै, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, पै वर्ग को बोलते टाइम दोनों होठों का यूज किया है। इसमें होठ का भी यूज हुआ, साथ में दांत का भी, जैसे व, फ। आपके जो दांत हैं वो नीचे वाले होठ पे अटैक कर रहे हैं ना, ये अकेला दांत से बोला गया, जैसे त, थ, द, ध, न, ल और श। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।